दो प्रश्न है आपसे भी अभिषेक जी। पहला, मेरे सामने वो लिस्ट है 38 पार्टियों की। एनडीए के कुल टोटल 332 लोग इस समय एनडीए के लोकसभा में हैं। उस 332 में 301 बीजेपी के हुए हैं, दो उनके कम हो गए हैं। ओरिजिनली 303 थे, अब 301 है। 13 डबल डिजिट में केवल एक उनका पार्टनर है, शिवसेना शिंदे ग्रुप। 5 में पारस जी वाला वो जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है एलजेपी। 2 अपना दल, इंडिपेंडेंट 3, और 7 लोग ऐसे, अब 8 लोग ऐसे हैं जिनकी एक मेंबर है। तो ये कुल जमा 12 पार्टीज हैं। 38 पार्टी में 12 पार्टी के मिनिमम 1 हैं, मैक्सिमम 13 हैं। बाकी 26 पार्टी का कोई मेंबर नहीं है। तो ये कुनबा जोड़ के वो क्या दिखाना चाह रहे थे, एक तो जरा आपसे ये समझना चाह रहे हैं अभिषेक जी। दूसरा, एक चीज और, मोदी जी ने एक बात और कही, क्योंकि मैं दोनों बातों को इसलिए जोड़ रहा हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मोदी जी ये जो आज भाषण दे रहे थे, मेरे किसी साथी ने कंफर्म किया है, वो एक ऑफिशियल वो था, मतलब वो कोई पार्टी की रैली नहीं थी, पार्टी की मीटिंग नहीं थी, वो एक ऑफिशियल फंक्शन में ये सब बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि परिवर्तन की बात करके जनता से विश्वासघात। अब 2014 में किसने परिवर्तन की बात की थी और देश के जनमानस ने किसको अपनी इतना बड़ा मैंडेट दिया था, इस पे भी जरा बोल दीजिएगा अभिषेक जी। दोनों चीजें, परिवर्तन की बात पे जो विश्वासघात करता है उसके लानत मानत, और एनडीए के जो 38 लोग जोड़े हैं, इसको क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? आनंद वर्धन सर, देखिए, हम लोगों ने जब होश संभाला, और खास करके 2000 के दशक की, पहले दशक की बात करते हैं, शताब्दी के, हम लोग अपने घर में पुराने लोगों से, पापा चाचा वगैरह से सुनते थे, जब मैच देखते थे ना, कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बहुत ताकतवर हुआ करती थी। वो क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स की बात, बिव रिचर्ड की बात लोग करते थे। लेकिन मैंने जिस वेस्ट इंडीज टीम को देखा 2000 के बाद, एक उसमें ब्रायन लारा होते थे, और उसके बाद 10 खिलाड़ियों के नाम आपको पता नहीं होंगे कैसे होते थे। पता चला कि वो हर मैच में 150-200 बना रहे हैं, लेकिन टीम 3 टेस्ट की सीरीज 3-0 से हार रही है। मैन ऑफ द सीरीज ब्रायन लारा है, लेकिन टीम उनकी हार रही है। तो आज का एनडीए जो आपने दिखाया है, वो वही दिखा है कि 22.9 करोड़ वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, और 2.2 करोड़ वोट पाने वाले 37 दल एक तरफ। अब जरा बेंगलोर चलते हैं। 12 करोड़ वोट पाने वाली कांग्रेस एक तरफ, और वहां जो बाकी 25 दल थे, 13.1 करोड़ वोट पाने वाली पार्टियां दूसरी, कांग्रेस के साथ दूसरी तरफ। यानी दोनों जगह मामला 25.1 पर जाकर के टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां कम से कम बैलेंस है कि जैसे ट्रैक्टर होता है ना, तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होती है, उसके पहिए छोटे होते हैं, ट्रैक्टर का आगे का पहिया छोटा होता है, बीच का पहिया बड़ा होता है, लेकिन 2 पहिए होते हैं बड़े। एनडीए को जो आज अशोका होटल में बैठक हुई है, उसके पहिए आप देखें तो इसमें लग रहा है कि एक ही पहिया है, बाकी कोई पहिया इसमें दिख नहीं रहा है। अब वो सर्कस वाली साइकिल है या कौन सी साइकिल है, मुझे नहीं पता कि कौन सी साइकिल है। लक्ष्मण भाई बताएंगे कि कौन सी साइकिल इस तरह से होती है, सिंगल पहिए वाली। लेकिन एनडीए के साथ साथ आप देखें, किसी भी गठबंधन को बनाने के लिए एक परस्पर विश्वास की जरूरत होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जॉर्ज फर्नांडिस कभी बनाते थे एक गठबंधन, हरकिशन सिंह सुरजीत एक गठबंधन बनाते थे। आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, उसके पहले कल का बयान देखिए जेपी नड्डा का, आपको सुन के हंसी भी आएगी कि ये लोग वाकई पॉलिटिशियन है या कहां से आए हैं। जबकि वो तो छात्र राजनीति से आए हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। नरेंद्र मोदी और राबड़ी देवी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में लेजिस्लेटिव करियर शुरू हुआ, लेकिन जेपी नड्डा से उम्मीद नहीं कर सकते। जेपी नड्डा साहब ने कल कहा था कि हम ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को भगाते हैं। अब इसके बावजूद 37 लोग जो वहां गए हैं, निश्चित तौर पर इन 37 पार्टियों के नेताओं में कोई गैरत नहीं है, कोई जमीर नहीं है कि ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को भगाते हैं। ये कहने के बावजूद अगर कोई जा रहा है, तो आप स्पष्ट तौर पर इस चीज को मानिए कि ये कहीं ना कहीं उधर जो बेंगलोर में जो बैठक हुई है, उस गठबंधन में इनकी एंट्री की संभावना नहीं के बराबर है। चिराग पासवान को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते, चिराग पासवान के चाचा के पास कोई वोट नहीं है, तो उनको लेके वो क्या करेंगे। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में बनती नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक सी चीज है, हर राजनीतिक दल करता है, जिसके पास ज्यादा बड़ा बोरा होगा उसी को उठाएगा।
सपा के पास ज्यादा बड़ा बोरा है, इनके पास सिर्फ बोरा है, बोरे में अनाज नहीं है। ये राजभर साहब के पास, तो ये अपना उधर चले गए। ठीक इसी तरह से देखिए अजीत पवार और वो दूसरे वाले जो है शिंदे, इन दोनों सिंधे। पार्टियों को मैं देखता हूं तो पहली तो इनकी पार्टी कौन सी है, ये भी बड़ा सवाल है। आधा मामला चुनाव आयोग में, आधा मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास, और बचा खुचा सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कोई पार्टी है मुझे लगता नहीं है। जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं सर कि जो दुकानदार होते हैं, दवा दुकानदार हो या फिर जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले हो, दुकान पे अक्सर बैठते हैं मुंशी जो दुकान चलाते हैं, और कभी कभी मुंशी गल्ला चुरा के भाग जाता है। तो दो गल्ला चुरा कर भागे हुए लोग अपनी अपनी दुकान से ये पहुंचे हैं वहां पर, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार से आगे जाकर एक बात कह रहा हूं कि माफी वीरों से देश के प्रधानमंत्री का पुराना नाता है। इस बात को कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई है। कल पार्टी तोड़ने के बावजूद आपने देखा होगा कि अपने चाचा से जाकर माफी मांग रहे थे, एक वहां माफी, और आज एक माफी वीर के नाम पर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री। काश अगर ये बात वो बोल देते कि माफी वीरों से मेरा पुराना नाता है, तो देश कम से कम इस बात के लिए आज हम लोग प्रशंसा करने के लिए बैठते हैं कि देश के प्रधानमंत्री में साफगोई के साथ चीजों को स्वीकार करने की क्षमता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप एनडीए इसे कह कैसे सकते हैं? कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको दिखाई दे रही है? संजय निषाद की पार्टी क्या कोई राजनीतिक पार्टी है? चिराग पासवान की पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी है? पारस जी की पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी है? या महाराष्ट्र में जो दो अलायंस पार्टनर आए हैं, उन दोनों को देखिए, शिवसेना के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ईडी का नोटिस जिनको मिला वो सारे लोग इनके साथ चले गए, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अजीत पवार के मामले में सिर्फ ईडी का नोटिस ही नहीं है, बल्कि उससे आगे जाकर कहे तो अजीत पवार ने एक बार कह दिया था कि कुछ भद्दी भाषा का प्रयोग किया था कि नहर में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करते हैं, काफी चर्चित था स्टेटमेंट। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किस प्रकार का व्यंग उनके ऊपर किया था, इसके बावजूद आज वो उनके साथ है। सवाल ये उठता है। इसी तरह तमिलनाडु के अलायंस पार्टनर को देखिए, तमिलनाडु का जो अलायंस पार्टनर है, जयललिता जी के देहांत के बाद वो पार्टी कितने भागों में विभक्त है, बाहरी और अंदरूनी तौर पर। संभवतः उस पार्टी के कार्डर को भी नहीं पता है, वो भी कंफ्यूज है। आज अगर स्टालिन चुनाव जीत रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए बहुत आदर्श स्थिति नहीं है कि वहां उनके सामने कोई चुनौती नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, भले ही यूपीए के लिए अच्छी बात हो, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि वहां कोई पार्टी नहीं है, और वो इनके अलायंस पार्टनर है। तो सवाल ये उठता है कि नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि आपने ट्रस्ट डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट की, विश्वास का संकट पैदा किया कि अलायंस पार्टनर को आप खत्म कर देते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के साथ किया, वहां एक विभीषण खोजा, उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक विभीषण ढूंढा गया, शरद पवार की पार्टी में भी एक विभीषण ढूंढा गया, नीतीश कुमार की पार्टी में दो लोगों को ढूंढा गया। अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाए, उनमें से एक आज पहुंचे भी हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा। तो आप अलायंस किस बिना पर गठबंधन करेंगे? किस तरह से गठबंधन करेंगे? गठबंधन इस तरह से तो नहीं होता कि डंडे की चोट पर गठबंधन हो। गठबंधन इस तरह से नहीं होता जैसे जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, ईडी सीबीआई का नोटिस देकर गठबंधन नहीं होता। इस हालात को देश की जनता भी बखूबी देख रही है, और मुझे नहीं लगता कि अब देश के प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ बचा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि देश के प्रधानमंत्री भाषा के स्तर पर यदि नीचे गिर जाए तो इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री का पद एक इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, या दुनिया में जहां कहीं भी संसदीय लोकतंत्र है, वहां पर प्रधानमंत्री लोअर हाउस का जो लीडर होता है वो एक बहुत बड़ी ताकत होता है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत होता है, जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। और जब तक वो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री तो छोड़िए, पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं लोग, कि आप प्रधानमंत्री पद से हट भी जाते हैं तो आपके नाम के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री जुड़ता है उसकी एक गरिमा होती है। किस गरिमा के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा? संभवतः इस चीज को लेकर नरेंद्र मोदी को चिंतित होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो लकीर खींची जा रही है आगे ये और ज्यादा नीचे जाके तो नहीं गिरेगी, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। राजेश बादल सर ने भी इशारा किया है कि विपक्ष चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है, लेकिन सवाल यह है कि इसी तरह से अगर वो भी कीचड़ में गिरेगा तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी।
जी अभिषेक जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक आखिरी टिप्पणी। एक तो मेरे एक प्रदीप भांबू जी, एक मेरे वो हैं व्यूअर हैं, आपके यहाँ भी आते हैं 4 PM में। प्रदीप भांबू जी, सार्वजनिक रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं 4 PM में गया था तो प्रदीप जी पूछ रहे थे भाई चाय तो पी लेते, आप इतनी जल्दी जल्दी आ गए। खैर प्रदीप जी थैंक यू। मैं एक अभिषेक जी एक बहुत संक्षेप में, ये प्रोसेस कई लोगों का है कि आज ही सब हो जाता, आज ही अनाउंस नहीं हुआ। मुझे लगता है ये प्रोसेस जितना धीरे धीरे चल रहा है, अब अगली मीटिंग महाराष्ट्र में है, 11 लोगों की समिति बननी है, उसके लिए कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। आपको लगता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है? हर एक चीज का एक अपना टाइम होता है, लोगों में पार्टी के अंदर भी एक विमर्श होने लगता है लोगों में, तो ये अपनी गति ठीक है कि आप चाहते हैं कि और जल्दी हो जाता है? मुझे नहीं लगता कि जल्दी करने की कोई जरूरत है, इसलिए क्योंकि जो अगला चुनाव है वो 4 राज्यों का विधानसभा है, और उन चारों राज्यों में यदि दिल्ली की बैठक को भी देखें तो भाजपा को अकेले लड़ना है, और यदि कांग्रेस को भी देखें तो अकेले ही लड़ना है। 5 राज्यों का भैया, 5वें राज्य में ना तो कांग्रेस का कोई बड़ा स्टेक है मिजोरम में, नहीं बीजेपी का। नहीं नहीं नहीं, आज भैया सुनिए, मिजोरम में 15 साल कांग्रेस राज की है, MNF उनको हटा के आई है, तो कांग्रेस का स्टेक है, इनका कोई स्टेक नहीं, इनका एक MLA है। मतलब ऐसे किसी दल जो बेंगलोर में जो लोग पहुंचे हुए थे उनमें से कांग्रेस को छोड़कर किसी का स्टेक नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। तो इस परिस्थिति में जल्दबाजी की बहुत जरूरत नहीं है। सवाल दरअसल यहाँ जो है वो यही है कि इतने लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। अभी राजेश बादल सर कह रहे थे कि शरद पवार ने ये कहा, देखिए राजनीतिक आलोचना थी, सब करते हैं, लेकिन वो भाषा वो नहीं थी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है। कांग्रेस के विधवा भाषा का स्तर नहीं गिरा था, आलोचनाएं होनी चाहिए। शरद पवार ने जो कही कि एक ऐसा जमींदार जो हवेली नहीं बचा रहा अपनी, उसमें कहीं कोई असंसदीय शब्द नहीं था। सवाल दरअसल यह है कि जो विमर्श का स्तर गिरा है उसको गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से सबसे ज्यादा योगदान दिया है। थोड़ा थोड़ा योगदान दूसरों का हो सकता है, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी उसी ने मारी है। और अंत में मैं अपने उन व्यूअर को जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनसे मैं माफी चाहूंगा। दरअसल मैंने किसी व्यक्ति से ब्रायन लारा की तुलना नहीं की थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी और उस गठबंधन के दलों के संदर्भ में तुलना की थी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी दल से कोई नफरत नहीं करता। वो एक राजनीतिक दल है, उनका एक विचार है, उनके विचार से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सभी प्रकार के विचारों का स्थान है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक वो लोकतांत्रिक ढांचे और दायरे में अपनी बातें रख रहे हैं। जी।